लेक्चर में अपन ने हस्तांतरक मतलब विक्रेता की पुस्तकों में लेखांकन समझा और उसके बाद हस्तांतरी मतलब क्रेता ट्रांसफरी की बहियों में विलय की प्रकृति का एकीकरण अर्थात हितों का समूहीकरण पद्धति के अंतर्गत की जाने वाली जर्नल एंट्रीज समझी। अब अपन क्रय की प्रकृति का एकीकरण समझेंगे। तो क्रय की प्रकृति का एकीकरण समझने से पहले एक बार आपको हस्तांतरित की पुस्तकों में जो अपन ने एंट्री समझी थी वो बिल्कुल अलग थी, पर चूंकि हस्तांतरित या हस्तांतरी कंपनी है, ट्रांसफरी कंपनी जिसको क्रेता बोलते हैं, उसके यहाँ जो एंट्री होती है वो भी कंपेरेटिवली कि भाई हितों के समूहीकरण पद्धति के अंतर्गत और क्रय की प्रकृति के अंतर्गत में क्या अंतर है, तो एक बार उसको रिवाइज करा देता हूँ ताकि आगे क्रय की प्रकृति में जब अकाउंटिंग समझेंगे तो इसको समझना आसान हो जाएगा। उसमें और इसमें ये अंतर है अकाउंटिंग में। तो विलय की प्रकृति का एकीकरण एमलगेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, जिसको बोलते हैं पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, हितों का समूहीकरण पद्धति। तो जैसे ही हस्तांतरी कंपनी व्यवसाय का एकीकरण करती है अर्थात बिजनेस लेती है, खरीदती है, तो पहली एंट्री दोनों ही मेथड में कॉमन होती है, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी अकाउंट। ये कोई भी मेथड हो, ये पहली एंट्री होगी, बीइंग परचेज कंसिडरेशन ड्यू। अब दूसरी एंट्री में अंतर आएगा। यहाँ दूसरी एंट्री होगी विलय की प्रकृति में संपत्तियों, दायित्वों, संचयों आदि को समामेलित करने पर। तो जो भी संपत्तियां समामेलित की जाएगी रेस्पेक्टिव सारी एसेट्स को डेबिट कर देंगे, चाहे लैंड हो, बिल्डिंग हो, प्लांट हो, मशीनरी हो, फर्नीचर हो, स्टॉक हो या डेटर्स हो, बीआर हो, प्रीपेड एक्सपेंसेज हो, एक्रूड इनकम हो, बैंक हो, कैश हो, एफडी हो, गुडविल हो, ये सारी डेबिट हो जाएगी। टू रेस्पेक्टिव लाइबिलिटीज, हर लाइबिलिटी का चाहे क्रेडिटर हो, चाहे बीपी हो या कोई भी जो प्रोविजंस है बने हुए एसेट्स के अगेंस्ट, वो सारे यहाँ क्रेडिट हो जाएंगे। और टू रेस्पेक्टिव रिजर्व्स, जितने भी रिजर्व हैं विक्रेता कंपनी के, वो सारे के सारे यहाँ क्रेडिट हो जाएंगे। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और टू बिजनेस परचेज बीइंग इनकॉर्पोरेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड रिजर्व्स। ये दूसरी एंट्री क्रय के मेथड में दूसरी होगी, वहाँ समझेंगे। यहाँ यही बता रहा हूँ कि ये जो यहाँ ये एंट्री हुई है मर्जर मेथड में, ये सेम एंट्री वहाँ नहीं होगी। तीसरी प्रविष्टि है क्रय प्रतिफल का भुगतान करने पर। क्रय प्रतिफल का भुगतान करने पर, तो क्रय प्रतिफल का भुगतान करने पर एंट्री होगी लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट पे कोई डिबेंचर इश्यू हो रहे हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, क्यों शेयर होते ही नहीं है। शेयर कैपिटल दे रहे हैं तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं तो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यदि इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम पे इश्यू हो रहे हैं तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। डिबेंचर इश्यू हो रहे हैं तो टू डिबेंचर अकाउंट, जितना भी परसेंट है वो परसेंटेज लिख दी जाएगी, और टू बैंक। ये तीसरी एंट्री भी दोनों मेथड में कॉमन होती है, क्रय मेथड में भी यही होगी, बीइंग परचेज कंसिडरेशन पेड। उसके बाद अगली एंट्री है हस्तांतरक कंपनी के किसी दायित्व, चाहे ऋण पत्र हो या और कोई, उसके बदले हस्तांतरी कंपनी मतलब ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी के किसी दायित्व के बदले ट्रांसफरी कंपनी अपने ऋण पत्र या अंश आवंटित करती है। तो क्या एंट्री होगी?
डिबेंचर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी, डिबेंचर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर और या शेयर कैपिटल दे दी तो टू शेयर कैपिटल, बीइंग शेयर्स ऑब्लिक डिबेंचर्स अलॉटेड अगेंस्ट लायबिलिटी। तो ये भी एंट्री यदि परचेज मेथड में भी ऐसा होता है तो वहां पर भी हो जाएगी। इसके बाद मतलब ये भी एंट्री कॉमन हो जाएगी दोनों में से। पांचवी एंट्री है यदि हस्तांतरक कंपनी के समापन व्ययों का भुगतान हस्तांतरित कंपनी द्वारा किया जाता है, तो ऐसी दशा में यहाँ एंट्री अलग होगी और परचेज मेथड में अलग होगी। यहाँ होगी प्रॉफिट एंड लॉस ऑब्लिक, यदि प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेज ऑफ ट्रांसफर कंपनी पेड। परचेज मेथड में ये एंट्री नहीं होगी, चेंज हो जाएगा। और यहाँ लास्ट एंट्री हो जाती है हस्तांतरित कंपनी द्वारा प्रारंभिक व्ययों का भुगतान करने पर, मतलब ट्रांसफरी कंपनी है या बायर कंपनी है, वो अपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज का भुगतान करती है, तो एंट्री हो जाएगी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीइंग प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज पेड। ये आपका हो गया विलय की प्रकृति के अंतर्गत एकीकरण, जिसको अपन हितों का समूहीकरण पद्धति भी कहते हैं। तो ये 6 एंट्रीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे क्रय की प्रकृति का एकीकरण या परचेज मेथड, एमलगेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। इसमें सबसे पहले क्रय प्रतिफल ड्यू हुआ, मतलब आपने बिजनेस खरीदा और क्रय प्रतिफल ड्यू हुआ, तो एंट्री होगी बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी अकाउंट, बीइंग परचेज कंसिडरेशन ड्यू। ये सेम ही एंट्री है जो विलय की प्रकृति के एकीकरण के अंतर्गत हुई थी और यहाँ भी वही हुई है, मतलब परचेज कंसिडरेशन ड्यू होने की दोनों में कॉमन एंट्री होती है, चाहे कोई मेथड अपनाया जाए क्रेता कंपनी द्वारा। दूसरी प्रविष्टि, क्रेता कंपनी ने जो संपत्तियां ली है, जो दायित्व लिए हैं, उनको अपने बहियों में समामेलित करने पर क्या एंट्री होगी, जो एसेट्स ली है वो सारी रेस्पेक्टिव एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंडिविजुअल डेबिट हो जाएगी, चाहे लैंड है, चाहे बिल्डिंग है, चाहे प्लांट है, चाहे मशीनरी है, चाहे फर्नीचर है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, वर्क इन प्रोग्रेस है, स्टॉक है, एक्रूड इंटरेस्ट या एक्रूड इनकम है, कोई भी इंटरेस्ट है या रेंट है या और कोई एक्रूड इनकम है, तो वो हो जाएगा डेबिट। इसलिए प्रीपेड एक्सपेंसेज है, डेटर्स है, बीआर है, बैंक है, कैश है, एफडीआर वगैरह, इन्वेस्टमेंट कोई भी है, सब डेबिट हो जाएंगे। और जो लिए हैं कंपनी ने वो सब डेबिट होंगे, जो नहीं लिए हैं वो नहीं होंगे। टू रेस्पेक्टिव लायबिलिटीज अकाउंट इंडिविजुअली, चाहे क्रेडिटर्स है, चाहे बीपी है, चाहे एसेट्स के अगेंस्ट कोई प्रोविजन है, चाहे आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है, चाहे अनअर्न इनकम है, सब क्रेडिट हो जाएगी। और लास्ट में टू बिजनेस परचेज, बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज इनकॉर्पोरेटेड। तो ये दूसरी एंट्री पूरी चेंज है, क्योंकि वहां पे मर्जर मेथड में सारी ही एसेट्स ली जाती थी, सारी, चाहे कंपनी ने ली है चाहे नहीं ली है, पर यहाँ वही एसेट्स ली गई जो कंपनी ने ली है। वहां पे एसेट्स बुक वैल्यू पे ली जाती थी, यहाँ एसेट्स प्रेजेंट वैल्यू पे, जो वैल्यू जिस वैल्यू पे लिया है कंपनी ने उस वैल्यू पे ली जाती है। इसी तरह से जो एसेट्स नहीं लिए वो यहाँ नहीं ली जाती, पर वहाँ तो सारी ली जाती है। इसी तरह से लायबिलिटीज वहाँ सारी ली जाती है, यहाँ जो ली है कंपनी ने वही लायबिलिटी ली जाएगी। वहाँ रिजर्व्स P&L भी लिए जाते थे, यहाँ नहीं लिए जाते हैं। और टू बिजनेस परचेज दोनों में हो जाता है, पर इसमें एक अंतर है बहुत बड़ा, वो ये है कि पीसी और नेटवर्थ का डिफरेंस इसमें गुडविल या कैपिटल रिजर्व के रूप में आता है, वो भी लिया जाता है, अर्थात परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा हो और नेटवर्थ अर्थात ली गई संपत्तियां और ली गई दायित्वों का अंतर नेटवर्थ होता है। तो नेटवर्थ
कम हो और पीसी ज़्यादा हो तो गुडविल होता है, तो वो गुडविल डेबिट कर देंगे। कि पीसी कम हो और नेटवर्थ ज़्यादा हो तो कैपिटल रिजर्व होता है, तो कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट कर लेंगे। ये इस मेथड की विशेषता है कि ये सेकेंड एंट्री पूरी चेंज होकर आती। फिर आगे की एंट्रीज तो तीसरा है क्रय प्रतिफल का भुगतान करने पर। सेम ही एंट्री होगी जो पिछले मेथड में हुई थी। लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी अकाउंट डेबिट, यदि डिबेंचर डिस्काउंट पर दे रहे हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू डिबेंचर, टू सिक्योरिटी प्रीमियम यदि शेयर्स प्रीमियम पे दे रहे हैं तो, और टू बैंक बीइंग परचेज कंसिडरेशन पेड। अब अगली एंट्री क्या हस्तांतरी कंपनी ट्रांसफरी कंपनी को कोई वैधानिक संचय बनाना जरूरी है, रखना है। मतलब कुछ स्टैट्यूटरी रिजर्व्स होते हैं जिन्हें रखना जरूरी होता है, जिसके बारे में अपन ने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था। तो चाहे वो विकास भत्ता संचिति हो, मतलब डेवलपमेंट अलाउंस रिजर्व हो, चाहे इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व हो, विनियोग भत्ता संचिति, चाहे एक्सपोर्ट अलाउंस रिजर्व हो, निर्यात भत्ता संचिति, चाहे एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व हो, निर्यात लाभ संचिति, तो ये सारे स्टैट्यूटरी रिजर्व हैं। इनको जब तक रखना कंपलसरी हो नियमानुसार, तो ऐसे कोई रिजर्व्स सेलर कंपनी के बैलेंस शीट में हैं तो उनको अपना मेंटेन रखना है अपने को। तो उसके लिए एंट्री होगी एमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व्स। जो भी नाम होंगे रिजर्व्स के वो लिख देंगे इन चारों में से। बीइंग स्टैट्यूटरी रिजर्व इज मेंटेन्ड। इसके बाद अगली एंट्री होगी कि हस्तांतरक कंपनी के, मतलब जो ट्रांसफरर कंपनी है, उसके समापन व्ययों का भुगतान हस्तांतरी मतलब ट्रांसफरी कंपनी करती है। तो एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग लिक्विडेशन एक्सपेंसेज ऑफ ट्रांसफरर कंपनी पेड। ये भी एंट्री बदल गई क्योंकि वहां पे एंट्री थी पिछले मेथड में वो अलग थी, प्रॉफिट एंड लॉस या जनरल रिजर्व डेबिट टू बैंक होती थी, उसकी जगह अब होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये बहुत बड़ा अंतर है। इसके बाद इसलिए दोनों को कंपेरेटिव समझाना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है हस्तांतरी कंपनी के प्रारंभिक व्ययों का भुगतान करने पर। ये वही होगी जो पिछले मेथड में थी, वही एंट्री होगी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज पेड। इसके बाद हस्तांतरित कंपनी द्वारा किसी दायित्व का भुगतान करने पर, ट्रांसफरी कंपनी है, उसने जो दायित्व लिए हैं उनमें से किसी दायित्व का भुगतान करती है ट्रांसफरी कंपनी, तो वो एंट्री करेगी रेस्पेक्टिव लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू। अब भुगतान रोकड़ में करती है टू बैंक हो जाएगा, उसके बदले शेयर कैपिटल दे दिए टू शेयर कैपिटल हो जाएगा, डिवेंचर देती है तो टू डिवेंचर हो जाएगा। यदि डिवेंचर डिस्काउंट पे इश्यू होता है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और प्रीमियम पे शेयर्स इशू करती है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग लायबिलिटी डिस्चार्ज बाय इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। ये आपकी एंट्रीज हो गई ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में, जो कि ट्रांसफरी कंपनी व्यापार खरीदने पर करती है। इन एंट्रीज के बाद अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसका, और जिस क्वेश्चन में ये तीनों ही अकाउंटिंग एंट्रीज आपको डिटेल में समझाई गई है, उसका पीडीएफ आपको भेजा जा रहा है एग्जाम्पल 3 के माध्यम से, जिसमें पहले जो बंद हो रही है कंपनी शंकर लिमिटेड, उसके यहाँ क्या एंट्रियाँ होगी वो बताई गई है, उसमें जो खाते खुलते हैं वो बताए गए हैं। उसके बाद जो बायर कंपनी है उसके बुक्स में मर्जर मेथड से अकाउंटिंग बताई गई है और परचेज मेथड से अकाउंटिंग बताई गई है, और फिर बाद में बैलेंस शीट बनाई गई है। तो इसको बैलेंस शीट दोनों ही मेथड से बनाई गई है,
मर्जर मेथड से भी बैलेंस शीट बना के समझाई गई है और परचेज मेथड से भी समझाई गई है। तो इसको ध्यान से आराम से उदाहरण नंबर 3 को करिएगा। कोई भी तकलीफ आती है तो पूछिएगा। इसके बाद अपन एक एग्जाम्पल से इसको डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 4 आपको कराएंगे।